मैं यहाँ दो लोगों का परिचय आपके सामने रख रहा हूँ, हालांकि दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आप बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं। राजेश पांडे जी, जो कि रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं और वर्चस्व एवं ऑपरेशन बजूका किताब के लेखक हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ राजेश पांडे जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। अमित लोढ़ा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बिहार डायरीज एंड लाइफ इन द यूनिफॉर्म के लेखक हमारे साथ ये दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनकी जांबाजी के किस्से आपने जरूर सुने होंगे। हम चाहते हैं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत कीजिए। आप जहां कहेंगे वहां बैठ जाएंगे सर। अच्छा, ओहो, मैं आप दोनों से बात कर सकता हूं सर। दोस्तों, खाकी और माफिया, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं और जैसे जैसे यहां से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आगे बढ़ते हैं, आपको माफिया सुनाई देता है और सर हम लोगों को तो बहुत ज्यादा, और हम लोग डरते भी हैं। लेकिन आप किस तरह से नकेल कसते हैं, मैं आपसे सर समझना चाहता हूं। ये माफिया होता क्या है? सबसे पहले तो सर ये बताइए आप हमें। सर माइक। माफिया आप अगर एक लाइन में समझना चाहें तो ये सिस्टम की नाजायज औलादें हैं। सिस्टम का मतलब सिस्टम में सब हैं। सिस्टम में सर बहुत गंभीर बात कह रहे हैं आप सीधे प्रश्न उठा रहे हैं। एक नहीं, मैं बता रहा हूँ, सिस्टम में सब इंक्लूडेड हैं, हम भी उसी में इंक्लूडेड हैं, प्रशासन भी है, आपके नेता लोग भी हैं, सब उसी में इंक्लूडेड हैं। औलाद है इसलिए सबको प्रिय है। आप भी जानते हैं माफिया का जो रुतबा दबदबा ये सबको प्रिय है। नाजायज हैं इसलिए उसको कोई ओन नहीं करता। आप अगर किसी से पूछें आपके इनके संबंध हैं, वो साफ मना कर देगा, नहीं नहीं हमारे कोई संबंध नहीं। और ये एक दिन में पैदा नहीं हुए, कभी भी ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी, इन सब का लाभ उठाते उठाते ये सबके चहेते हो गए और धीरे धीरे उस श्रेणी में आ गए जिसे माफिया कहते हैं। और माफिया की जो कैटेगरी बनाई गई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं बिहार का नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ माफिया की बहुत ढेर सारी कैटेगरी बनाई गई। लैंड माफिया, अपराध माफिया, वन माफिया, शराब माफिया और एजुकेशन माफिया। इसके अलावा 3-4 और छोटी छोटी कैटेगरीज हैं। तो जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अपने सारे करतब दिखाकर और वो ऐसी जगह पहुंच गए कि लोगों के अंदर डर व्याप्त हो गया, लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया, लोगों के अंदर। आपने अभी कहा कि आपने गंभीर बात कही, कुछ लोगों पे टिप्पणी है। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो इस बात को न जानता हो कि माफिया एक्चुअली हैं कौन। सर एक एग्जाम्पल में सिर्फ बहुत छोटा सा, आप जुडिशरी के लिए कह रहे होंगे, किसी की कोई गलती नहीं है। एक माफिया हुआ करते थे प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जिनका नाम अतीक अंसारी था, अतीक अहमद, और उसके भाई थे जिनको अभी एक लाइव आप ही के चैनल का लाइव दिखाई दे रहा था जब वो अशरफ जो मार दिए गए और उस समय आज तक का लाइव चल रहा था। बिल्कुल हमारे कैमरामैन जी, आपके कैमरामैन के सामने उनकी एक जमानत की यानी बेल पिटीशन एक हाई कोर्ट में पड़ी। एक एक करके 10 हाई कोर्ट के जजों ने उसे रिक्यूज किया, उसे पास ऑन कर दिया कि हम नहीं सुनेंगे। 11वें जज ने उसे सुना और उनको जमानत दे दी। किसी
ऑनरेबल कोर्ट के किसी जज ने ये नहीं कहा कि हम क्यों रिक्यूज करना चाहते हैं, हम क्यों इसे पास ऑन करना चाहते हैं, किसी ने नहीं कहा, कोई कारण नहीं बताया, बस जैसे कि नॉट बिफोर मी इस तरह से करके उसे। कारण सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सब सुधी श्रोता जो बैठे हैं ये भी जानते हैं कि क्यों रिक्यूज किया गया होगा। तो ये है उस माफिया के डेफिनेशन में कि इस तरह का, आप इसे डर कह लें, भय कह लें, कुछ भी, कोई भी तमाम शब्द हैं इसको कहने के लिए, तो इस तरह से ये सिस्टम की अवैध संतानें हैं। और फिर उसके बाद सोसाइटी उनको माफिया कहने लगती है, पत्रकार कहने लगते हैं, हम भी कहने लगते हैं, हम उनको सूचीबद्ध करते हैं कि साहब ये किस तरह वाले माफिया हैं, फिर एक्शन की बात होती है। ये है माफिया। सर, बहुत स्पष्टता के साथ, और जैसे आप एक दबंग पुलिस अधिकारी रहे हैं, उसी दबंगई के साथ आपने बहुत अच्छी तरह से ये परिभाषित आज हमारे सामने कर दिया है। अमित सर ने कहा ना कि मैं तो उत्तर प्रदेश के माफिया की बात कर रहा हूं, बिहार का माफिया को मैं नहीं जानता। ऐसे ही माफिया होता है बिहार में भी? माफिया तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ही अलग है। मे बी शायद शहरी परिवेश रहा, पढ़ा जाता है IIT दिल्ली, सेंट जेवियर जयपुर, तो कभी मुझे सब चीज़ें पता ही नहीं थी। और राजस्थान से जब मैं बिहार गया इन 1999, तो आप सोच सकते हैं 25 साल पहले बिल्कुल ही डिफरेंट जगह थी। तो मेरे को बस एक ही चीज़ पता थी कि मैं इस नौकरी में, इंडियन पुलिस सर्विस में, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। मुझे बहुत मज़ा आता है एक पुलिस वाले की वर्दी पहनकर काम करने का, और द बेस्ट पार्ट इज मुझे इसके लिए तनख्वाह मिल रही है। तो बस मैंने कुछ सोचा ही नहीं। जो राजेश जी ने बोला, बहुत डीप बात बोली, लेकिन मैंने कभी इतना सोचा नहीं, जबकि आई एम सीनियर पुलिस ऑफिसर। मैंने कभी ये सब सोचा नहीं। जहाँ मुझे लगा किसी ने कानून तोड़ा है, चाहे वो माफिया हो चाहे छोटे लेवल का हो, बस मुझे उसको ठीक करना है। दैट इज ऑल आई थॉट। अभी भी मेरी सोच वही है। तो मैं इतना आगे सोचता नहीं कि माफिया में है, कौन है, क्या है, बट परिभाषा जो उन्होंने दी, बहुत बढ़िया परिभाषा दी। नहीं, ये वाकई हमें भी अच्छी लगी सर। ये बिहार डायरीज क्या है? बिहार डायरीज, बिहार में मैंने एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा था, जिसने वहाँ पे कई, बिहार में एक ज़माने में बड़े नरसंहार होते थे, आपको पता ही है। और उस अपराधी को जो पकड़ा, उसकी पीछे की जो पूरी कहानी है, कैसे, मतलब कितने उसमें शतरंज की कितनी हमने चालें चली, और साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति, सारी जो जो चीज़ें उसमें अप्लाई की, वो सारा मुझे लगा बिल्कुल एक किताब में उतारना चाहिए। कई बार कई लोग मुझसे जब वो कहानी सुनते थे, बोलते थे कि किताब में आप इसको ज़रूर उतारिए, ये बिल्कुल एक मसालेदार चीज़ है और बॉलीवुड स्टोरी टाइप लग रहा है। एंड यू नो, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो अगर आप सोचे कोई स्टोरी लिखना, तो आप शायद नहीं लिख पाएंगे कि क्या उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स दूं, लेकिन रियलिटी में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक मौका मिला, मैंने उस किताब को लिखा, और उसमें कई चीज़ें आप कहते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी। मैंने अपने स्कूल के, अपने कॉलेज की लाइफ के बारे में लिखा कि कैसे मैं कितना शर्मिला और एक डरपोक लड़का था जो रैगिंग से भी डरता था, कैसे ट्रांसफॉर्म होकर मैंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, कैसे बिहार में मैंने काम किया, कैसे बिहार में मुझे जनता का ज़बरदस्त प्यार मिला, मेरे सबॉर्डिनेट्स का सपोर्ट मिला। वो सारी चीज़ें उसमें मैंने लिखी, और उसमें काफ़ी ह्यूमर भी है। बहुत सीरियस किताब है जी। पूरा, उसमें गैंगस्टर्स के बारे में, पुलिसिंग के बारे में सब विस्तार से मैंने लिखा है। ट्विस्ट एंड टर्न्स बताया, कैसे अपना दिमाग यूज़ किया, एक IIT का जो ब्रेन होता है, कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का, जो ज़माने बहुत यूनिक और रेयर चीज़ थी। बट उससे ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा कि सबसे अच्छी चीज़ थी पुलिस के बारे में जो जनरल परसेप्शन लोगों का है, वो आप जानते हैं अपने देश में काफ़ी नेगेटिव है। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे बहुत से लोग मिले, यहाँ पे भी डॉक्टर रमा पांडे आई हुई है, आपकी लखनऊ की फेमस सर्जन है, कल मुझसे मिली। किताब पढ़ के बहुत लोगों को उसके बाद लगा कि हाँ, पुलिस में भी एक इंसान ही है, हमारी जैसा समाज का ही एक इंसान है, और जितना हम उसको गलत समझते इतना वो है नहीं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द बुक। वेरी गुड। लेकिन आपने परसेप्शन का जिक्र कर दिया, तो दोस्तों मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। दो इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आपके मन में भी वो बात है सर? राजेश सर, आपसे शुरू कर रहा हूँ, दोनों से पूछूंगा। हम लोगों के मन में तो पुलिस का परसेप्शन ये है कि पुलिस अगर हमें, मुझे अगर अमित लोढ़ा बनाना सिद्ध करना चाहे, तो मैं खुद बोलूंगा
आपके इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हाँ मैं अमित लोढ़ा हूं, ये सच्चाई है सर? जैसा आप कह रहे हैं, आपके कहने का आशय ये है कि पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। हमारे ख्याल से आप यही कहना बिल्कुल चाहते सर, बिल्कुल। हैं। पुलिस रस्सी को सांप बना देती है। आप मान रहे हैं सर? नहीं, देखिए एक जमाना था, ये जमाना था पहले की। देखिए पहले की पुलिस, पहले की आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों पनिशमेंट ओरिएंटेड थे। दंड देना उनका, जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना शासन साबित करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए उन्होंने पनिशमेंट ओरिएंटेड सारे कानून बनाए। बहुत कम पुलिस फोर्स थाने पे होती थी और हमारा चौकीदार जो होता था, आज भी है चौकीदार, लाल साफा लगा के, खाकी कपड़ा पहन, खाकी ड्रेस पहन के और चपरास लगा के, जब ये किसी गांव में घुस जाता था तो गांव के गांव खाली हो जाते थे, क्योंकि पर्पस यही था अंग्रेजों का कि आप डरें, हमें लगान दें, कतई उसमें रिबेलियन वाली कोई बात न हो, कोई विरोध न करें। इसीलिए पहला चैप्टर जो आईपीसी का था वो इसी पे था, सेडिशन। अब चीजें बदली हैं। नया जो आपका जो नई आईपीसी, सीआरपीसी, जिसको भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, ये जो आई हैं ये न्याय ओरिएंटेड हैं। इसमें आपको जो पहला चैप्टर है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, इस तरह से करके है। तो ये परसेप्शन था, बहुत डर था सर। लेकिन जब से हम मॉडर्न कम्युनिकेशन में आए हैं, हमारा मोबाइल आ गया है, थानों पे सीसीटीवी लग गए हैं, चौराहे चौराहे सीसीटीवी लग गए हैं, उसकी वजह से ये धीरे धीरे डर भी कम हो रहा है। और दूसरे, हमारी नई जनरेशन में, ये पुरानी जनरेशन बिल्कुल डरती थी। उनको लगता था कि हम अगर थाने गए तो जाने क्या कर देंगे, ये पता नहीं किस आरोप में बंद कर देंगे। बहुत बुरा माना जाता, बहुत बुरा माना जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत बुरा। लेकिन अब धीरे धीरे ये परसेप्शन चेंज हो रहा है। और तब तक कहा जा रहा था कि साहब हमारी चूंकि सारे कानून पुराने हैं, ब्रिटिश पीरियड के हैं, इसलिए ये चेंज नहीं हो पा रहा है। अब हमें उम्मीद है, सामने हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, कि अब इसके आने के बाद सर जो पुलिस के बारे में परसेप्शन है वो बदलेगा, और जरूर बदलेगा। ये भी कह सकते हैं कि बदल रहा है। देखिए पहले होता ऐसा क्यों था, कोई एक मर्डर हुआ और एक अपराधी पकड़ा गया, विवेचना के समय सब इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई आप उस समय मौके पे थे? तो वो एक टिकट दिखाता था। पहले एक वो गत्ते का टिकट आता था रेलवे का, जो आप जहां खरीदने जाते हैं तो उसमें एक बड़ी सी खट खट वाली मशीन होती थी, उसमें डाल देते थे, उसमें वो छप के आता था किस डेट का है टिकट, ये कहां से कहां का है। और जब आप स्टेशन के बाहर जाते थे तो टिकट कलेक्टर जो होता था वो टिकट आपसे ले लेता था, उसे रखे रहता था। वकील उनको बताते थे चले जाओ वहां से, एक कलकत्ता का टिकट ले आओ या एक बंबई का टिकट ले आओ। बंबई का टिकट आ गया और उसने कहा साहब मैं तो उस दिन बंबई में था। पुलिस के पास या जुडिशियल ऑफिसर के पास या कोर्ट के पास ऐसा कोई जरिया नहीं था ये साबित करने का कि नहीं साहब आप उस दिन कलकत्ता में नहीं थे, आप मौके पर थे। आज ये संभव नहीं है। आपकी सीडीआर बता देगी, बिना मोबाइल के आप चलेंगे नहीं, आप जहां गए हों, जहां भी गए हों। अब तो बहुत छोटे छोटे कस्बों में सीसीटीवी है। इसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने जो लॉजिकल बातें बताई वो तो है, बट उससे ज्यादा एक और चीज जो मैंने देखी है, आप जैसे कह रहे हैं पब्लिक का परसेप्शन पुलिस के बारे में क्या है, हमारी पब्लिक भी तो एक्सपेक्टेशंस पुलिस से इतने ज्यादा करती है। पुलिस मुझे लगता है एकमात्र डिपार्टमेंट ऐसा है जिससे तुरंत लोग चाहते हैं इंस्टेंटली रिजल्ट मिले, अभी बोला बस अभी हो जाए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक पुलिस वाला कितने प्रेशर में काम करता है सभी को पता है, कोई इसमें नई बात है नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे राजेश जी ने अपने स्टोरीज बताई, तो बिहार में बहुत पढ़े लिखे एक डॉक्टर, इंग्लैंड रिटर्न, उनके घर से कुछ सामान चोरी हो गया। मुझे आए पूरा कि अमित जी एसपी साहब, इसको मुझे इस नौकर पे शक है, इसको आप 3rd डिग्री करिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और आपको कंफर्म्ड है किसी ने चोरी की है, मुझे ऐसा लगता है, और आप इसको उगलवा लेंगे। तो पढ़ा लिखा आदमी खुद इस तरह की चीजें चाहता है। अक्सर मैंने ये भी सोचा, जब मैं विदेश कभी गया तो वहाँ पे हमारी जो विदेश की पुलिस होती है हमको बोलेगी सर मैं हेल्प यू, मैम कैन आई हेल्प यू।
तो इंडिया में मुझे कई बार लगता था इंडिया में ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते हैं, जबकि हमारी पुलिस, शालीन अभी कुंभ में इतना जबरदस्त मैनेजमेंट हो रहा है, हर जना यूपी पुलिस की जबरदस्त तारीफ कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज पब्लिक से ऐसा डीलिंग हमारा नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा क्या हमारी पब्लिक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझती है? पुलिस से तो एक्सपेक्टेशंस कर दिए, लेकिन हर थोड़े दिन मुझे किसी का फोन आएगा कि भैया मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है ट्रैफिक सिग्नल पे, जरा उसको बता दो, छोड़ देगा। क्यों पकड़ा? मैंने बेल्ट नहीं लगाई, मैंने ये नहीं किया। तो जितना रूल्स वगैरह हम लोग तोड़ते हैं, जितना हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहते हैं, हमारी ड्यूटी से दूर रहते हैं, उस हिसाब से पुलिस एक्सपेक्टेशंस तो पूरे, लेकिन सपोर्ट बहुत कम है और लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो इसी में भी पुलिस का परसेप्शन, प्लस लोग कहते हैं कि पुलिस वाले बड़े रूड हैं। थाने पे कई लोग कभी गए होंगे, उनका एक्सपीरियंस जो भी रहा, क्योंकि थाना प्रभारी की सीट पर बैठ के देख ले एक दिन 24 घंटे में उसको कितने काम करने पड़ते हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले पता लोग सीरियल देख रहा था, उसमें वो जयदीप पहलवत का जो कैरेक्टर, वो उसका बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या एग्जाम दे रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और ये आमतौर पर सभी पुलिस वालों के साथ है, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर्स। तो आदमी दिन भर नेगेटिविटी के बीच में है, सारा उसके ऊपर दारोमदा पूरी सोसाइटी का है, चाहे वो एक लड़की इलोप करे, चाहे कम्युनल टेंशन हो, चाहे कुंभ जैसे बड़े आयोजन हो, चाहे इलेक्शंस हो, चाहे किडनैपिंग केस हो, और सभी में रिजल्ट्स तुरंत चाहिए। हल्की सी भी गलती तो आप पे पूरी तलवार। इतना ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट को मुझे लगता है आंसरेबल शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा, मीडिया में भी तुरंत आएगा। तो इसलिए पुलिस की डिफेंस नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि क्यों मतलब ऐसा होता है ये। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए वहां पर थोड़ा सा मैं अमित जी सपोर्ट कर देता हूं कि परेशान होकर एक आम इंसान पुलिस के पास जाता है, चोरी हो गई, उससे ठगी हो गई, उसे लूट लिया गया, चेन स्नैचिंग हो गई, या जो भी हुआ, तो वो चाहता है कि आप ही हैं जो तुरंत उसकी मदद कर सकते हैं। तो वो बेचारा परेशान रहता है, इसलिए आता है, प्रेशर आप पर रहता है। बहुत अच्छा हुआ आज आपने बताया। सर ये राजेश सर, क्या ऑपरेशन बजूका क्या है? ये ऑपरेशन बजूका, सर माइक ये ऑपरेशन बजूका, आपने एक अपराधी का नाम सुना होगा, श्री प्रकाश शुक्ला, गोरखपुर का रहने वाला यहीं था। पड़ोस के ना? हाँ, गोरखपुर के रहने वाले थे गोरखपुर का। बड़ा आतंक था सर, बहुत आतंक था उसकी। जो क्राइम का जो उसकी एज थी वो सिर्फ 5 साल थी। 5 साल में इतना नाम और सर? 5 साल में उसने यहीं लखनऊ में एक 31 मार्च 98 को एक बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे, वीरेंद्र शाही जी, वहाँ के गोरखपुर के ही थे। और बाहुबलियों का आप सब जानते हैं, काफिलों में लेके निकलना, बंदूकों की राइफलें बाहर निकाल के चलना, बहुत बहुत बड़ा नाम था उनका बाहुबलियों में। उनका विरोध हरिशंकर तिवारी एक दूसरे बाहुबली थे, उनसे था। किसी बात को, किसी टेंडर या किसी ठेके को लेके श्री प्रकाश और वीरेंद्र शाही की अदावट हो गई। 31 मार्च को यहीं इंदिरा नगर में, लखनऊ में, स्प्रिंगडेल स्कूल है, स्कूल के बाहर उस दिन रिजल्ट डे था बच्चों का, छोटे बच्चों का स्कूल था। तो 200-250 बच्चे रहे होंगे और उनके सारे पेरेंट्स थे। वीरेंद्र शाही एक किसी अपनी महिला मित्र के साथ जहां रुके हुए थे, वहां से निकल के एक किसी मकान पे जा रहे थे जो उन्हें खरीदना था। ये अपने 2 साथियों के साथ उसी भीड़ में जहां पेरेंट्स थे वहीं खड़ा हुआ था। फिर इसने पहले पीछे से गोली मारी, वो गिर गए। वो महिला मित्र थी, वो एक छोटा बच्चा था, वो वहां से चले गए। उसके बाद उसने गोली मारनी शुरू की, उलट पलट के मारी। ये कंफ्यूजन हो गया कि हार्ट किधर है, तो 5 गोली इधर मारी, 5 गोली इधर मारी। और ये पूरा वाकया, वो छोटे छोटे बच्चे, 100-125 बच्चे होंगे और उनके पेरेंट्स ये देख रहे थे। दिन के 11 बजे की बात। आप ये सोचिए कि उन बच्चों पे आज भी वो बच्चा आज होगा 30 साल का, 32 साल का हो गया होगा, जिसने अपनी आंखों से वो देखा है, या वो पेरेंट्स, उनके दिमाग से वो चीज कभी निकले। उस समय तो ये लगा कि 2 लोगों की दुश्मनी है, एक आदमी ने एक आदमी को मार दिया। जब शाम तक ये पता लग गया कि नहीं, ये वीरेंद्र शाही थे जिनको मारा गया, और फिर ये लगने लगा कि साहब जब ये वीरेंद्र शाही का मर्डर हो सकता है या ये कर सकता है श्री प्रकाश, अब वो ओन करता था। अच्छा, वो फोन करके अखबारों के दफ्तर में ओन करता था कि ये मैंने किया है। इतनी गोलियां उन्हें मारी थी कि पोस्टमार्टम हाउस में घंटों जो एंट्री और एग्जिट है, इसको गिनने में समय लगा था, इतनी गोलियां मारी थी।
दिन में मारी थी, इतने लोगों के बीच में मारी थी। और ये इस तरह के एक दो नहीं, उस छोटे से स्पैन में उसने बिल्कुल सिस्टम को भी हिला के रख दिया था। पुलिस को पता होता था सर? हाँ, पुलिस, देखिए पुलिस को तो शुरुआत में ये पता ही नहीं लगा कि ये कौन है, क्योंकि तब वो अशोक सिंह के नाम से जाना जाता था कि अशोक सिंह है, अशोक सिंह। ये इनके वीरेन शाही जी के मर्डर के बाद ही उसका असली नाम पता लगा कि ये श्री प्रकाश शुक्ला है, गोरखपुर का ही रहने वाला है। और इसके पहले भी उन पे अटैक कर चुका है, जिसमें वो एम्बेसडर्स थे और उनके गनर की मौत हुई थी। ये तो हुआ मर्डर वाला। उसके अलावा यहाँ एक मूल राज अरोरा उस जमाने में लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर थे, लखनऊ में ही। ये जो छोटी लाइन का जो स्टेशन है चारबाग का, ये उसके कॉन्ट्रैक्टर भी वही थे, उन्होंने बनाया था। आशा अपार्टमेंट सबसे पहले लखनऊ में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, वो उनकी बनवाई हुई थी। उनको दिन में हजरतगंज में उनके ऑफिस से 4 लोग उठा के ले गए, जिनमें श्री प्रकाश शुक्ला भी था। गाड़ी में नीली बत्ती लगी रही, यहां से बिहार ले गए, बिहार में रखा और उसके बाद फिर उससे करोड़ों रुपए की फिरौती ली गई। इसी तरह यहां लखनऊ में ही एक दवा की कंपनी थी बड़ी, सोलमन एंड सोलमन। उसके मालिक थे श्री के रस्तोगी और उनके लड़के थे कुणाल रस्तोगी। कुणाल रस्तोगी आज भी हैं। और यहीं गोखले मार्ग में जहां हमारा इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, उसी के थोड़ा आगे ये पिता पुत्र दोनों जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे। आगे से ये मारुति 800 था, इसने गाड़ी उनकी ओवरटेक की, रोका, बच्चे को उनके निकालने की कोशिश की, कुणाल को। उन्होंने विरोध किया और वहीं पर उन्हें गोली मार दी। कुणाल को किडनैप करके ले गया और उसके बाद फिर उसकी फिरौती ली, इसने बड़ी फिरौती ली। तो आप ये सोचिए ना कि अब जैसे वो व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, व्यापारियों के मन में क्या उस समय रहा होगा। उनको तो ये लगता था साहब कि पूरा सिस्टम ही फेल है, पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती, दिन दहाड़े ये सब हो रहा है। तो ये जो जैसे परसेप्शन की बात अभी आपने कही, तो इस तरह की घटनाएं परसेप्शन लोगों का पुलिस के प्रति खराब करती हैं। लेकिन जब इसका एनकाउंटर हुआ, मारा गया, तो ये परसेप्शन ठीक हुआ कि भाई यही पुलिस वाले हैं जिन्होंने इसको मारा भी। जी नहीं सर, हम पूछेंगे कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे माफिया को आपने खत्म किया। लेकिन अमित जी, ये इसी तरह की कहानियां हैं बिहार डायरीज में, और यही सब लिखा है आपने? काफी सिमिलर है, काफी सिमिलर है, क्योंकि वहां भी ऐसे ही होता है। होता था। अब उस समय को बहुत समय बीत गया उस बात को। 2005 से तो पहले ऐसी स्थिति ऐसी जो सर ने जो 2 कहानियां बताई, हाँ, बिल्कुल काफी सिमिलर था। और मैं भी जैसे बताया कि राजस्थान से जब वहां पहुंचा, तो पहले दिन जब पटना सिटी को मैंने ज्वाइन किया, तो पहले दिन मुझे फोन आया कि एसपी साहब जल्दी आइए, डॉक्टर साहब को रंगदारों ने गोली मार दी है। डॉक्टर की वाइफ ने मुझे कॉल करके बोला। तो क्योंकि मुझे रंगदार, अच्छा वहाँ रंगदार कहते हैं, तो मैंने सोचा पेंटर्स ने गोली मार दी है। और मेरे फादर खुद डॉक्टर थे जयपुर के अंदर। मैं वो सरप्राइज, मैंने पूछा डॉक्टर साहब को पेंटर्स ने गोली मार दी। देन हिज वाइफ एक्सप्लेन टू मी कि नहीं, एक्सटॉर्शनिस्ट ने गोली मारी है। बट जैसे इन्होंने बताया, लेकिन पुलिस जब पूरी लगती है, वी वर वेरी लकी ऑल्सो। हमने 24 घंटे में वो जो एक्सटॉर्शनिस्ट थे उनको पकड़ा, उनका इनकाउंटर हुआ, सब कुछ हुआ। और उसी पब्लिक में पुलिस एकदम हीरो बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन सबको पनपने नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम होती है हम लोग जो पुलिस वाले होते हैं, अक्सर कई बार चीज़ों को कारपेट के नीचे ब्रश कर देते हैं। चाहे नक्सलिज्म हो, मैं बिहार के कई जिलों में रहा हूँ। आज तो नक्सलिज्म खत्म हो गया है, लेकिन वो शुरू में उसको कंट्रोल कई जगह किया जा सकता था। हर जगह नहीं बोल सकता, कई जगह। लेकिन हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं या उसको शुरू में लाइटली लेते हैं। तो ये जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं या क्रिमिनल्स हैं, ये श्री प्रकाश शुक्ला तो क्या अलग ही लेवल का एक हो गया। बट शुरू में अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक माफिया या कई जो चीज़ हम बता रहे हैं, गैंगस्टर्स, इनको रोका जा सकता है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज देखिए, आज भी नक्सली कितने बड़े बड़े अटैक करते हैं। नहीं, अब तो बहुत कम हो गया। और माननीय गृह मंत्री ने तो बोला 2026 में खत्म हो जाएगा। मैं गया कि एसएसपी रहा हूँ, वहाँ जो नक्सलिज्म था 2010 में और उससे पहले, वो आपको मैं बयान करना मुश्किल है। लेकिन आज मैं जब आईजी गया बना था 3 साल पहले, तो कोई तुलना ही नहीं थी। जहाँ पुलिस वाले 100 की टोली में भी जाना मुश्किल था, हमारा लैंडमाइंस थी, क्या क्या नहीं लगा रहता था। और 2021 के अंदर बड़े आराम से पंचायत इलेक्शन जो मेरी खुद की गाड़ी पहाड़ तक गई, जहाँ हम लोग, रोड्स भी नहीं थी, पैदल हम लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चलते थे। तो बदलाव तो बहुत जबरदस्त आया है।
तो पुलिस का परसेप्शन भी बदल रहा है, पुलिस की कार्यशैली भी बदल रही है, लेकिन पहले रिसोर्सेज भी नहीं थे। आप ये भी सोचिए आज रिसोर्सेज कितने हैं, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, तो सारी चीजें बदल रही है। इसलिए सोसाइटी में अब क्राइम्स ही डिफरेंट तरीके के आ गए। क्राइम, साइबर क्राइम हो रहा है, अलग चीजें हो रही हैं। कैसे आपने सोचा अमित सर कि मैं इन सब बातों को एक किताब का रूप दूं? मैं कॉलेज में और स्कूल में लिखता बहुत अच्छा था, अपनी स्कूल का मैं एडिटर था, और तब मैंने सोचा था कि आईआईटी के जो अपने संस्मरण उनके बारे में लिखूंगा, और थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया, लेकिन तब छोटा था, दिमाग में इतनी सीरियसनेस थी नहीं। और मेरा दोस्त और बैचमेट चेतन भगत, उसने फिर 5.7 लिख दी, तो मुझे बड़ी जलन भी हुई उससे कि उसने इतनी अच्छी किताब लिख दी, इतनी सक्सेसफुल हो गई। मेरे दिल में बात रह गई, और फिर चांस की बात होती है, जो स्टोरी जो मैंने बिहार में जिस तरह से इन सबको पकड़ा था, कई लोग सुनते थे, बड़े बड़े लोग की, फिर सब बोलते थे ये बिल्कुल स्टोरी पिक्चर के लायक है, पिक्चर के लायक है। तो एक दिन ऐसे ही मुझे पेंगुइन अप्रोच किया, जो पब्लिशर्स है, और बोला कि आप किताब लिखिए, हमने सुना कि आप लिख सकते हैं। मैंने लिखा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग उसको इतना प्यार करेंगे। तो पहली किताब में मैंने सब कुछ उड़ेल दिया, अपना सारा कुछ, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गई तो लोगों ने कहा एक और किताब लिखी जाए। तब तक मेरे पास कुछ इतना बचा नहीं था, और पुलिस में क्योंकि मैं सर्विंग ऑफिसर, तो बहुत सोच समझ के मुझे लिखना पड़ता, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। राजू जी जितनी जितनी बेबाक बातें कर सकते उतनी मैं नहीं कर सकता अभी। अरे नहीं नहीं, करना चाहिए। देखिए सर, बिल्कुल करना नहीं, चाहिए। अभी मेरी आपकी 10 बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी- पुलिस का परसेप्शन चेंज हुआ है, पुलिस के बारे में परसेप्शन चेंज तो हुआ अभी है। मेरी 10 साल की नौकरी बची है, तो अभी मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मैंने ये सब चीजें लिखी। दूसरी किताब लिखी, लाइफ इन यूनिफॉर्म। उसको भी कई लोगों ने पढ़ा, इवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स पूरे इंडिया में पढ़ते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि यूपीएससी के इंटरव्यूज तक में पूछा जाता डिस्कशन है। हुआ जी, जी, उसका। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं कि सिर्फ यूपीएससी में हुआ, इसमें हुआ, आईपीएस बन गया मैं इसकी वजह से। क्या लिखा है आपने उसमें, ये बताइए। उसमें मैंने सबसे जो मुझे अच्छा लगा, अपने एक्सपीरियंसेस। ये तो कई बार लोग लिखते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पुलिस में हमारी थोड़ी आदत भी हो जाती है, क्योंकि मेरी नौकरी भी ऐसी है। लेकिन मैंने उसमें लिखा द ह्यूमन फेस, मुझसे कहाँ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ मैंने किसी के साथ एक बार अन्याय कर दिया, लेकिन फिर गलती जब समझ में आई तो उसी अन्याय को वापस ठीक किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कैसे किसी जूनियर को डांट दिया, किसी पे विश्वास नहीं किया। पुलिस में अक्सर ऐसा होता है, किसी सबऑर्डिनेट के बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। वो सारी चीजें उसमें लिखी, और मैंने जो मेरी टीम ने काम किया, जो अनसंग हीरोज होते हैं इंडियन पुलिस के, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनके बारे में लिखा, कितने सैक्रिफाइसेस वो लोग करते हैं। और ह्यूमर इसमें भी बहुत ज्यादा डाला है, और बिल्कुल खुलकर इसमें लिखा मैंने सारी चीजें। और तीसरी किताब अभी मेरी अप्रैल में आने वाली है, वो मैं विनोद सर से, एडीजी साहब से डिस्कस करता हूँ। मुझे लगता है वो भी लोगों को बहुत ज्यादा मजेदार लगेगी। वो फिक्शनल है इस बार, लेकिन सारे मैंने रियल लाइफ जो आसपास चीजें हमारे होती हैं, वो सारा मैंने इसमें जोड़कर उसको डाला है। मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग किताब है वो भी। चेतन भगत को थ्रेट कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, फिक्शन लिख रहे हैं आप, अगली किताब आप हाँ, फिक्शन थ्रेट तो कर ही रहे हैं आप। बट इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ स्टोरीज। आपको बिल्कुल लगेगा कि आपके आसपास सब कुछ हुआ है। राइट सर, आपने आपने कैसे सोचा, आपको कैसे विचार आया कि मुझे लिखनी चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, सारी बातें पब्लिक में आनी चाहिए? देखिए, हमारे जो गुरु रहे इस पूरी पुलिसिंग के, अरुण कुमार साहब रिटायर्ड डीजी हैं, आरपीएफ में रिटायर्ड हो गए डीजी थे, और अजय राज शर्मा साहब जिनकी अभी डेथ हुई है। उस समय संसाधन नहीं थे। जैसे मैं बताऊं, जब अजय राज शर्मा साहब को यह कहा गया कि मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी ली गई है, जैसा उन्होंने अपनी किताब बाइटिंग द बुलेट में लिखा है, उन्हें रातों रात सीतापुर के एक ट्रेनिंग कॉलेज से बुलाया गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। अगले ही सुबह अरुण कुमार साहब हम लोगों के पास आए कि एक यूनिट बननी है जो सिर्फ एक व्यक्ति पे काम करेगी, श्री प्रकाश शुक्ला। भी शायद पहला मौका था हिंदुस्तान में, क्योंकि वीरप्पन वाली जो एसटीएफ बनी वो कई स्टेट की पुलिस साथ में लेके बनाई गई, और यहाँ सिर्फ एक स्टेट में, बड़ा स्टेट उस समय उत्तराखंड, ये दोनों एक ही था, और उसमें एक व्यक्ति के लिए एक यूनिट बनाई गई, और सिर्फ एक व्यक्ति पे काम करने के लिए, और 6 महीने में ये काम पूरा करने के लिए। तो कुछ अलग करने की बात हुई। जैसे हमारे यहाँ सर बैठे हुए हैं, नीले रंग की महिंद्रा जीप वो पुलिस की गाड़ी हुआ करती थी। पहचान उसकी होती थी कि अगर नीले रंग की महिंद्रा जीप आई तो कोई पुलिस वाला, और अप टू डीएसपी वही नीले रंग की महिंद्रा जीप थी। अजय राज शर्मा साहब ने कहा, साहब इस जीप से मैं इतने खूंखार अपराधियों का पीछा नहीं कर पाऊंगा, हमें अच्छी गाड़ियां चाहिए। उस समय टाटा सूमो गोल्ड
ऐसी गाड़ी थी जो तेज भी थी और उसमें 2-4 एक्स्ट्रा आदमी सिपाही उपाही बैठ सकते थे। पहली बार 10 टाटा सूमो गोल्ड यूपी पुलिस ने खरीदी। बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन खैर चूंकि मुख्यमंत्री जी का आदेश था, वो मिल गई। उन्होंने कहा हम कम लोग रखेंगे, हमें बहुत फौज नहीं, और जिसको हम चाहेंगे वही रहेगा, हमें ऊपर से कोई आदमी पुलिस का थोपा न जाए। धीरे धीरे करके हम 6 महीने के भीतर ही अपने टारगेट तक पहुंच गए, हमारा काम हो गया। वो जमाना मोबाइल शुरू हुए थे, सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे नहीं थे, जीपीएस की लोकेशन आप ले नहीं सकते थे। तो जब बाद में किस्से कहानी चलने लगे साहब, और किताब लिखने के पहले कोई 100 तो आपको उस पे इंटरनेट पे वीडियोस मिलेंगे, ऐसे मारा गया, वैसे मारा गया, ये किया, वो किया। अरुण कुमार साहब भी लिख रहे थे, कुछ लिखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ एक बंदिश ये लग गई शायद कि 3 साल के भीतर आप, रिटायरमेंट के 3 साल के भीतर कुछ लिख नहीं सकते, कुछ इस तरह की बात आई थी। मैंने उनसे बताया कि मैंने कहा मैं लिखूंगा इस पे, और ताकि ये जो उल्टी सीधी किस्से कहानियां दुनिया के चल रहे थे कि साहब इनके कहने पे मारा, उनके कहने पे मारा, फला जगह से पकड़ के मारा, ये किया, वो किया, सब जिसकी जो मर्जी हो रही थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि चूंकि हम लोग उस टीम के थे, डे 1 से थे जब वो बनी, और जब एग्जीक्यूट हुआ, तो हमें अपनी पूरी बात सही सब तक पहुंचानी चाहिए ताकि ये किस्से कहानी बंद हो। तो तब मैं कोरोना का पीरियड था सर, और बहुत, जैसे कहते हैं ना, मौत का डर सबको लग रहा था। उसी समय ये किताब लिखनी भी शुरू की, और अपने लोगों से पूछ के, दिन भर खाली रहते थे, जहाँ कहीं मिस होती थी डेट या टाइम, जो टीम के लोग थे उनसे पूछ लेते थे, अरुण कुमार साहब से पूछते थे, अजय शर्मा साहब ने बड़ी मदद की इसमें। तब जाके ये किताब, और ऑथेंटिक एक बार आने के बाद फिर किस्से कहानी बंद हो गया। नहीं तो जाने कितने इस पे मूवीज बनी, और जाने क्या क्या बना। तो इसलिए ये ख्याल आया कि भाई जो कुछ है वो सही सब लोगों तक पहुंचे, क्योंकि टीम है, आज हम लोग हैं, कल नहीं हैं, फिर ये किस्से कहानी चलते रहेंगे। ये आइडिया था, क्योंकि मैंने इसके पहले न कभी लिखा था, न मैंने कभी साहित्य लिखा था, न कभी साहित्यकार होने का मेरे मन में विचार आया था, कभी नहीं आया था। तो ये प्रेशर कि जो कुछ हुआ है उसको लिख दीजिए ताकि सनद रहे, ये उसके पीछे लॉजिक थी, ये उसके पीछे विचार। सनद रहे सर, सनद है। बहुत धन्यवाद। मज़ा बड़ा आ रहा है आपके ये जो किस्से आप सुना रहे हैं सब सुनने में, और देखिए सब कितने गौर से, कितने ध्यान से सब सुन रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब 3 बार इशारा कर चुके हैं सर। हाँ, कोई नहीं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अमित जी, ऑल द बेस्ट अगली किताब के लिए, आपके फिक्शन के लिए। फिक्शन आपका धूम मचाए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राजेश सर, बहुत धन्यवाद जी। मेरी भी शुभकामनाएं अमित सर को। अगली किताब बहुत अच्छी हो और अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सर, थैंक यू वेरी मच आपका भी आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।